बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। नवाज शरीफ साहब की लंदन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो लगता है कि PMLN के कायद के तेवर बदले बदले दिखाई देते हैं। और क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है और नई सफ़बंदी की क़यादत मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले की जा रही है? ये बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दूसरा मामला, क्या इमरान खान साहब इसी महीने में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे? और अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है और वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला ने जैसे कि प्लानिंग की हुई है कि वो फ़ौज को तलब करेंगे कि इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्या फ़ौज इमरान खान साहब और उनकी जमात के सामने और अपनी ही आवाम के सामने इस्लामाबाद में दीवार बन के खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी? और ये क्या रियासती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद होगी जैसा माजी में किया गया, या सूरत हाल कुछ और होगी? ये दूसरा बड़ा अहम मौजू है जिस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरा मौजू गवर्नर सिंध का है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में डॉक्टर इशरतुल अबाद को गवर्नर सिंध लगाया गया तो उस वक़्त मीडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और ये कहा गया कि ये मेजर क्लीम कत्ल केस में मुलव्वस शख्स को बैरून मुल्क से बुलाकर गवर्नर सिंध लगा दिया गया और उसी फ़ौज के सरबराह ने लगाया जिसके एक अफसर को कराची में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल जिम्मेदारियां अदा करते हुए कत्ल किया गया था। तो अब एक नए गवर्नर की तकर्री हुई है, कामरान टिसोरी साहब। इनके बारे में भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, कि क्या इनकी तकर्री का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। कामरान टिसोरी अगरचे एक बिज़नेस बैकग्राउंड है उनकी फैमिली का और सोने के कारोबार के साथ उनकी फैमिली वाबस्ता है। MQM में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की 2017 में, को आज से 5 साल पहले। उससे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप, जो पीर पघाड़ा ग्रुप कहा जाता है, उसके साथ वो बसता रहे थे। MQM में शामिल हुए तो फिर MQM जो है अपनी टूट फूट का शिकार भी हुई जब MQM पाकिस्तान बनी। और फिर उसके बाद MQM में दो धड़े हुए, फ़ारूक सत्तार और एक जो मकबूल सिद्दीकी जिसको लीड करते हैं। तो कामरान टिसोरी जो है ये फ़ारूक सत्तार ग्रुप के साथ वाबस्ता रहे और फिर उन्होंने उनको भी अभी कुछ अर्सा पहले छोड़ा और दोबारा मकबूल सिद्दीकी की तरफ, दरमियान में आज़ाद हैसियत में भी रहे और फिर मकबूल सिद्दीकी ग्रुप की तरफ भी आए। तो अब उनको गवर्नर सिंध लगाया गया। ये ख़बरों में बड़े इन रहे और इनके ऊपर भी करप्शन के, कब्ज़ा ग्रुप या बत्ताखोरी और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम रहे हैं। तो ऐसे शख्स को गवर्नर सिंध लगाना, इसके ऊपर लेजिटिमेटली बड़े क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक वक्त में किसी के ऊपर जो है कितने संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको अदालतों में फिर साबित भी नहीं करते और फिर उनकी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाते हुए फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनली या एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर बिठा देते हैं ताकि वो हमारे अच्छे बुरे हर काम के लिए जो है वो काम दस्तयाब हों। इस किस्म के फ़ैसले ने हमेशा मुल्क को, कौम को और इदारों को नुकसान पहुँचाया है। ऐसे फ़ैसलों से हमें गुरेज करना चाहिए। दूसरा मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यकीनी तौर के ऊपर उन्होंने दो ही टारगेट रखे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मरीम नवाज साहिबा भी उनके साथ थी। इसमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट जो है कि उनके निशाने पर थी और कड़ी काफ़ी भरपूर किस्म की, धुआंधार किस्म की उन्होंने बातचीत की है। अब इसकी जवाब या वजाहत जो है कि वो उन्हीं इदारों को देनी है जिनके ऊपर उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। लेकिन एक चीज़ ये नज़र आती है कि अब जो मुस्लिम लीग के अंदर दो बयानिए या दो ग्रुप की जो बात की जाती थी वो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सामने आ चुके हैं। और ये जो गवर्नमेंट बनाई गई उसका बुनियादी मकसद यही था कि तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ और उसके बाद जो है फिर अपना वही पुराना बयानिया जो है वोट को इज़्ज़त दो, उसको बहाल करके जो है कि उसको उसके ऊपर सियासत की जाए। अभी NRO 2 जो है कि उसकी आलमोस्ट सभी चीज़ें जो है कि वो हो चुकी हैं। मासवा एक मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो ख़त्म होने हैं, वो भी शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर मज़ीद दरख्वास्तें वगैरह अदालतों में जमा होंगी और वो भी ख़त्म हो जाए। फिर मामला रह जाएगा सिर्फ उनकी जो जेल है, वो सादिक और अमीन वाला मामला। उसके ऊपर जो फैसल वाडा का केस है, इसका जो फ़ैसला होगा वो काफ़ी असरअंदाज होगा उस फैसले के साथ भी। तो इसलिए
अब वो सारी चीज़ें जब हो गई तो अब शहबाज शरीफ साहब और ये जो ग्रुप है इसको फिर दोबारा बैकग्राउंड में ले जाया जाएगा, और मरीम नवाज साहबा के ऊपर, क्योंकि जो कानूनी कदगन है कोई लीगल ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो एक ऑप्शन ये भी सोचा जा रहा है कि अगर ये असम्बलियाँ 1 साल मुद्दत पूरी भी करती हैं तो मरीम को किसी ज़िमनी इलेक्शन में ऐसी जगह से लड़वाया जाए कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून बहुत मजबूत वोट बैंक रखती हो और उनका जीतना जो यकीनी हो, तो उनको जितवा कर असम्बली में लाया जाए और इस वक्त फिर उनको जो है वज़ीर आज़म बनाया जा सके। और दूसरी तरफ इमरान खान भी जो है कि इस वक्त बड़े पुरअज़्म है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और भरपूर किस्म का लॉन्ग मार्च करेंगे। बैकग्राउंड के अंदर तमाम जो पब्लिक डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के वो भी चल रही है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए कि कंसेंसस के साथ एक इलेक्शन की तरफ मामला को लेके जाया जाए। अब देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या लॉन्ग मार्च जो है कि वो नागुज़ीर हो जाता है, और अगर लॉन्ग मार्च नागुज़ीर हो जाता है तो फिर बहुत सारे जो दीगर हमने इससे पहले भी बातचीत की, गवर्नर राज और दीगर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं कि अपने कारकुनों को सड़कों पे लाना और तसादुम की फ़ज़ा पैदा करके और फिर फ़ौज को ये ख़त लिखना कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करें और आएँ और इस्लामाबाद का वफाकी हुकूमत का दिफा करें। ये अभी बहुत से जो इनसाइडर्स हैं हुकूमत के, उनका ये कहना है कि अभी इसको एक टेस्ट किया गया है। जब किसानों का धरना और मार्च इस्लामाबाद में था तो उस वक़्त भी टेस्ट किया गया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ज़रा उनका मूड देखने के लिए बातचीत की गई, ये मामला छेड़ा गया कि फ़ौज को तलब किया जाए। तो उस वक़्त फ़ौज की जानिब से जो मशवरा दिया गया वज़ारत दाखिला को वो यही था कि फ़ौज को ऐसे मामलात के अंदर जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके अंदर इंगेज ना किया जाए। ऑलरेडी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या दोबारा से दहशतगर्दी के जो सर उठाते हुए वाक़यात हैं, और फिर जो फ्लड की सिचुएशन है उसके अंदर भी जो मिलिट्री है वो काफ़ी शहरों के अंदर मसरूफ़ अमल है। तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी के पास जो है कि वो फ़ोर्स अवेलेबल नहीं होगी कि इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया जाए। इसमें जो है कि नेगोशिएशंस की जाएँ और फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं दीगर जो सिविल, उनको इस्तेमाल किया जाए। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौज जो है इसको दूर रखा जाए। तो इसलिए अगर पीटीआई जो है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने दफ़ा 144 को चैलेंज किया गया और इस तनाज़ुर के अंदर वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं और उनको इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त भी दी जाती है, तो फिर फ़ौज जो है कि बराह रास्त वो शायद सियासी कारकुनों के सामने भी ना आए। और माजी में भी कभी फ़ौज जो है कि सियासी कारकुनों या सियासी तहरीकों में वो सामने नहीं आए। अलबत्ता 2014 के भी लॉन्ग मार्च और धरने में देखा जाए तो जो पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या ऑफिस था, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़ौज वहाँ पे आई थी, लेकिन रियासती इदारों तक महदूद रही थी। तो अभी भी ज़्यादा इम्कान यही है कि फ़ौज बराह रास्त सियासी कारकुनों से, सियासी जमातों या अवाम के साथ टकराने से गुरेज़ करेगी, और वही मौक़िफ़ उनका हुआ जो किसान मार्च या धरने के दौरान था। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इस खदशे के पेश नज़र कि अगर पार्लियामेंट हाउस पे या दीगर इदारों के ऊपर कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करे या आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो ऐसी सूरत में फ़ौज को ये ज़िम्मेदारी अगर दी गई तो उस हद तक फ़ौज जो है ज़िम्मेदारी लेने के लिए कबूल होगी। तो अभी देखते हैं कि मामलात जो है कि इस नौबत तक आते हैं या इससे पहले ही मुज़ाकरात के ज़रिए जो है कि वो कोई सियासी सेटलमेंट निकालने की कोशिश की जाती है, जिसके अगरचे बेशतर जो सियासतदान है उसके ऊपर रज़ामंद भी नज़र आते हैं। लेकिन अभी कोई पब्लिक प्रेशर इतना हमने जनरेट कर लिया है, इतना हाइप क्रिएट कर लिया है अवाम के अंदर के पहल कौन करे या कौन जो है कि वो झुके, उसके लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं और किसको तैयार किया जाता है। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।